Hello to all the students. I am Sumbul Siddiqui and I am going to teach you labor law. तो आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका वो है लेबर लॉ। तो लेबर लॉ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस क्लास में सबसे पहले आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है सिलेबस में वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है लेबर प्रॉब्लम, लेबर पॉलिसी इन इंडिया। उसके बाद आपका आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इस एक्ट में आप पढ़ेंगे इस एक्ट की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, rights and liabilities of registered trade union, penalties and procedure, collective bargaining और इसके process, merits and demerits। ओके, तो ये है आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से होता है। तो आज हम पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो आपका जो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज लेड डाउन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ओके, देन है इसी नेक्स्ट पार्ट, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन कंपल्सरी, वेदर एन अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज एन इलीगल एसोसिएशन। सो वी विल बिगिन विद द आंसर कि इसका आंसर क्या है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो आज हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट लेबर लॉ में। तो ये आंसर बिगिन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी थोड़ी सरल भाषा में, लैंग्वेज में, कि ट्रेड यूनियन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स में दो तरह के वर्क, एक आपका एम्प्लॉयर होता है और एक आपका एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, ट्रेड यूनियन बनाई गई है जिसमें कि दोनों एसोसिएटेड होते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। ये किस लिए बनाया गया है? टू मेक द वर्क मोर ऑर्गेनाइज, टू मेक दिस सेक्टर मोर ऑर्गेनाइज। पहले क्या होता था कि जो काम होता था, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो अनऑर्गेनाइज थी। अनऑर्गेनाइज होने की वजह से वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाते थे, इन अ वेरी पीसफुल मैनर काम नहीं हो पाता था, कुछ इलीगल लीगल इस तरह से काम होता था। तो इन सारी चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए एक एक्ट आया ऑल ओवर इंडिया जिसे कहते हैं हम ट्रेड यूनियन एक्ट। ये किसके लिए आया? एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों के राइट्स के लिए आया और काम बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, काम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, इसलिए ये ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये आंसर स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 3 से। ओके, सेक्शन 3 में आपका है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो होता है, जो पर्सन रजिस्ट्रार होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लेबर लॉ। आप लेबर लॉ का कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रार इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस एक्ट। ओके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो ये स्टार्ट होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? जो आपकी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको कहा जाता है appropriate government. Okay, so the appropriate government shall appoint a person to be the registrar of trade unions for each state. अब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है ये एक्ट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या है, इंडिया में हमारे कई स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के लिए स्टेट्स अपना अलग अलग, हर स्टेट और हर स्टेट की गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन एसोसिएशन बनाएगी।
ओके और उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. So, the appropriate government is also authorized to appoint additional and deputy registrars of trade union. तो इसमें क्या है कि जो appropriate government है वो उनके पास अथॉरिटी होती है कि उनको अगर ऐसा लगता है कि नेसेसिटी है so they can appoint an additional registrar or a deputy registrar. Then the next line is वो जो है जो एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार होंगे वो रजिस्ट्रार के अंडर में ही काम करेंगे. ओके जो मेन रजिस्ट्रार होंगे ही इज़ गोइंग टू बी द अथॉरिटी. सो द वर्क shall be under the superintendence and direction of the registrar. Okay, now coming to section 4. सेक्शन 4 में है आपका मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? द ट्रेड यूनियन मे बी registered, unregistered, or a recognized trade union. Registration of a trade union is not compulsory. Please note down and jot down the point. Registration of a trade union is not compulsory and unregistered trade union is a valid association. Any trade union which is not registered is not invalid. It is going to be considered as a valid association. Okay, moving on. But there is basic distinction between these different units. Of course, one unit which is registered and one unit which is not registered is going to be little distinct. Okay, so the members of a recognized and registered trade union enjoy such benefits as the members of an unregistered trade union do not. देखिए जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होंगे ये बट ऑफ कोर्स है कि वो कुछ फैसिलिटीज़ जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर में होगी वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड होंगी. लेकिन जो मेंबर्स एक अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अंडर में काम कर रहे होंगे तो वो उस फैसिलिटीज़ से थोड़ा सा वंचित रह जाएंगे. ठीक है. Such benefits are the members of an unregistered trade union do not. Any 7 or more members of a trade union may apply for registration of the trade union. Of all the members applying for registration must subscribe their name to the rules of the trade union and also comply with the provisions of the act relating to registration of the union. So you have to comply with the provision of the act जब आप registration करवाने जा रहे हैं उस union का. Okay, then provided that no trade union of workmen shall be registered unless at least 10%. Remember that no trade union of workmen shall be registered unless it has 10% or 100, whichever is less. जो भी इन दोनों में से लेस होगा उसको कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. If more than half of the numbers who applied for registration of trade union cease to be members of the trade union or disassociate themselves from the association by giving a notice in writing to registrar before registration is granted to the trade union, the application shall be deemed to become invalid. Okay, now moving on, section 5. section 5 में आपका क्या है? application of registration. जब भी किसी भी चीज़ का registration होता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑफ कोर्स जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं हु आर विलिंग टू डू सो, तो वो उसका एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में और अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो इसमें भी यही है. सेक्शन 5 है आपका एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो अंडर दिस सेक्शन इट हैज़ बीन मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ ट्रेड यूनियन may become a registered trade union in the following manner. क्या क्या इसमें मतलब फॉलोइंग मैनर्स में आपका ये मेंशन है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे कि एक ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनता है. ठीक है. एंड एप्लीकेशन शुड बी
rent to the registrar in which 7 or more members of such union must subscribe their names. ठीक है, वो अपना नेम सब्सक्राइब करेंगे. नेक्स्ट है आपका द एप्लीकेशन in form A should be accompanied with a copy of rules of the trade union and a statement of the following particulars. Following particulars में क्या क्या होना चाहिए? Point A है आपका the name, occupation, address of the member making the application. जो भी व्यक्ति एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, उनका क्या क्या, पहला पॉइंट इसमें उसका नाम, बट ऑफ कोर्स occupation and address mention होना चाहिए. Next point, the name of the trade union and the address of its head office. So जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है उसके ट्रेड यूनियन का नाम और उसके ऑफिस या हेड ऑफिस का नाम. ओके, द टाइटल, नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन. ठीक है, जो आपका टाइटल है, टाइटल, नेम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और ऑफिस बियरर्स की जो भी डिटेल हैं, जो भी बेसिक डिटेल्स हम अप्लाई करने के लिए किसी भी चीज़ में कोई फॉर्म फिल करने के लिए अपनी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स देते हैं, वही डिटेल्स. पॉइंट डी है आपका अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन prepared in the prescribed form and containing such particulars as may be required should be rent with the application of the registrar. Okay, now section 6 आपका section 6 में है कि provisions to be contained in the rules of a trade union. क्या क्या provisions हैं जो कि आपके ट्रेड यूनियन के रूल्स, ट्रेड यूनियन में कंटेन करें, क्या क्या रूल्स हैं. ओके, एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज रिक्वायर्ड टू हैव रिटन रूल्स डीलिंग विद सर्टेन मैटर्स specified in Schedule 2 of the relationship between the trade union and its members. A trade union shall be entitled to registration under this act. मतलब कि एक ट्रेड यूनियन entitled है for registration under this act if, now if में the following points are: number 1, the executive of the trade union is constituted in accordance with the provision of this act. The rule of the trade union provide for the following matters: the name of the trade unions, the whole of the, सबसे पहला आपका है name of the trade union होना चाहिए. Point B, the whole of the object for which the trade union has been established. So जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या ऑब्जेक्ट है ये ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करने का. ओके, पॉइंट बी है. पॉइंट सी में है आपका द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन इज एप्लीकेबल. ओके, पॉइंट डी है द मेंटेनेंस ऑफ अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स of the trade union and adequate facility for the inspection thereof. Point E है आपका the admission of ordinary members who shall be person actually engaged or employed in an industry with which the trade union is connected, and also the admission of the number of honorary or temporary members as office bearers. Point F है आपका the payment of a minimum subscription of a member of a trade union which shall not be, जो कि the payment, जो भी आपकी payment mentioned है, subscribed है for the members of trade union, जो कि point 1 rupees per annum for rural workers, 3 rupees per annum for workers of an unorganized sector, 12 rupees under which any member shall be entitled to benefit, under which any fine or forfeiture may be imposed on the members. G है आपका the manner in which the rules shall be amended, varied. ठीक है. Point H है आपका
the manner in which the members of the executive and other office bearer of the trade union shall be elected or removed. देखिए, जब भी कोई बॉडी बनती है तो वो उसमें मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, अगर इलेक्ट हो रहे हैं तो रिमूव भी हो सकते हैं. तो इस पॉइंट में वही है कि मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, वो ट्रेड यूनियन की पॉलिसी के रूल्स के हिसाब से दे कैन बी इलेक्टेड और रिमूव्ड. एंड वन मोर थिंग, जब ट्रेड यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनका 3 years का करिकुलम होता है. ओके, फॉर 3 years. नाउ next point, the duration of period being not more than 3 years. Just the point I had mentioned before कि उनका जो ड्यूरेशन होता है काम का वो 3 years होता है, नॉट मोर देन 3 years. ओके, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, हाँ जो मैंने आपको बताया. ठीक है, पॉइंट आई है आपका द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन. देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फंड्स का. क्या होता है, जब भी कोई एसोसिएशन या यूनियन या कोई बॉडी बनती है तो उसमें क्या होता है, मेंबर्स हैं तो मेंबर्स के साथ कोई बॉडी बन रही है तो फंड्स भी होंगे. ठीक है, तो फंड्स की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कैसे लीगली या लॉफुली वो फंड्स जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किए जा रहे हैं उसी पर्पस के लिए यूज़ हो, लॉफुली यूज़ हो, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना किया जाए. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी यूनियन या एसोसिएशन के लिए, फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन मे बी डिज़ोल्व्ड. देखिए, यूनियन बन रहा है, एसोसिएशन बन रहा है, अगर बन रहा है तो बिगड़ भी सकता है, तो द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन में बी डिज़ोल्व्ड. अब सेक्शन 7 पे आते हैं. तो सेक्शन 7 है आपका पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर ऑल्टरेशन ऑफ नेम. द रजिस्ट्रार may require the person applying for such registration to change the name of the trade union if its name deceive the public likely to or the members of either trade union. The registrar may also ask for further information which he thinks necessary for the purpose of satisfying himself. अब क्या होता है, इस पॉइंट में आपको बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ. सेक्शन 7 में आपका क्या मेंशन है. देखिए, जैसे कि आपने अप्लाई किया, आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए, रजिस्ट्रार के पास गए, आपने सारी डिटेल्स फुलफ़िल की, उसके बाद क्या है, अथॉरिटी रजिस्ट्रार के पास होती है रजिस्ट्रेशन की. तो सबसे पहला पॉइंट, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है आपकी प्रोवाइडेड डिटेल से तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा. अगर रजिस्ट्रार के पास ये पावर है, अगर उसको लगता है कि अभी कुछ डिटेल्स मिसिंग है, कुछ और डिटेल आपकी मेंशन होनी चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए, तो ही कैन आस्क फॉर इट. नंबर 1. नंबर 2, अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका ट्रेड यूनियन का जो नाम है या कुछ भी ऐसा है जो पहले से रजिस्टर्ड है या कुछ बहुत ही ऐसा आपने नाम कर दिया जो कि इट इज़ नॉट गुड इन एनी मीन्स. ओके, बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया नाम, या कुछ नाम पहले से रजिस्टर्ड उससे मिलता जुलता आपने कोई नाम सोचा कि करने, या सिमिलर वैसे ही कोई चीज़ आप रजिस्टर कराना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें रजिस्ट्रार नहीं रजिस्टर करेगा. एंड रजिस्ट्रार हैज़ फुल अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट कि वो इन चीज़ों को चेंज करा सके बिफोर द रजिस्ट्रेशन. और जब ये चीज़ें चेंज हो जाए, रजिस्ट्रार इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड. रिमेंबर दैट इस सेक्शन में मेंशन्ड है कि जब रजिस्ट्रार फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा विच ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा. और रजिस्ट्रार जो भी चेंजेस लाना चाहें एप्लीकेशन में, आपकी डिटेल्स में या कुछ भी, तो उनके पास वो राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं. ओके, तो जो रजिस्ट्रेशन होगा अंडर सेक्शन 7 वो रजिस्ट्रार की सहमति से होगा. रजिस्ट्रार वंस ही सेटिस्फाइड ही विल रजिस्टर इट. ओके, so that is the power of the registrar under that. Now section 8 है आपका registration. So once आप registrar is satisfied with all the documents, आपका registration जो है वो हो जाएगा. अब registration section 8 में mention है. So the registrar
will register the trade union if he is satisfied that the trade union has complied with all the requirements. Remember that once the requirement is fulfilled, the registrar is satisfied, then further your registration can be done. In regard to registration, the registrar shall register the trade union by making necessary entries in the register to be maintained in such form as may be prescribed, where the registrar takes no action on an application for more than 3 months. Okay, किसी भी एप्लीकेशन पे 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए. A writ under Article 226 can be issued commanding the registrar to deal with the application. देखिए, जब आपने एप्लीकेशन दिया, रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन से फुल्ली सेटिस्फाइड है, सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल होती हैं, तो within 3 months the registrar has to make the registration possible. Okay, if not so, then you can under Article 226 apply the writ. Okay, now moving on to the last section under this question. The last section is section 9. So section 9 is certificate of registration. So what is a certificate? Whenever any registration or anything is completed, then you get a registration, a written, when your registration is done, you get a certificate, a written certificate. So under this section also it has been mentioned, जब आपका registration complete हो जाता है, सारा process fulfill हो जाता है, done हो जाता है, तो registrar आपको एक certificate देगा. वो certificate क्या होगा? वो certificate ये show करेगा, ये दिखाएगा आपके पास होगा that your trade has been registered and now it is a legal body. Okay, so under this section it has been mentioned, the registrar on registering a trade union shall issue a certificate of registration in the forescribed form, which shall be conclusive evidence that the trade union has been duly registered under this act. मतलब वो यही होगा कि ये एक certificate is a evidence, ये एक evidence के तौर पर आपके पास रहेगा कि आपका जो ट्रेड यूनियन है इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. सो आज के इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग फर्दर इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉन्ग आपका जो क्वेश्चन होगा. थैंक यू सो मच.